हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का आपका सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक, तो जैसा कि बच्चों इस चैप्टर का नेम सजेस्ट कर रहा है, इस चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम एसिड्स के बारे में जानेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ कैसे पता करी जाती है। और इसके बाद सेम चीजें हम बेस के बारे में जानेंगे, और उसके बाद एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनने वाले जो केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं, उनको हम सॉल्ट कहते हैं, जो एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के फलस्वरूप बनते हैं, ठीक है, उनके बारे में जानेंगे। और लास्ट में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स के बारे में भी जानेंगे, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, उनके यूजेस क्या क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस क्या क्या है, ठीक है। बच्चों, ये जो चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के नाम से आपके 10th क्लास के सिलेबस में है, ये चैप्टर वैसे तो अगर बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये वैसे भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लास्ट वाले चैप्टर से थोड़ा बड़ा भी रहेगा ये चैप्टर, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो केमिस्ट्री की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स हैं वो डेवलप करने के लिए इस चैप्टर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एसिड्स और बेसिस के बारे में जानना, सॉल्ट्स के बारे में जानना आपके लिए मैंडेटरी है। आप कितने भी हायर क्लास में जाएंगे, आपको इन सब की नॉलेज होना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस चैप्टर को बहुत आराम से, बहुत ध्यान से देखेंगे। एक एक लेक्चर पे आप पूरी की पूरी अपनी जो है कह सकते हैं कंसंट्रेशन जो है वो यूज करेंगे, और बिल्कुल भी एक भी इसमें लेक्चर को आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। और पहले इसमें कुछ बेसिक बातें हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जीरो से ही हमें स्टार्ट करना है। कुछ बच्चे जो हैं थोड़े से वीक रहते हैं, 9th में ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ाई कर पाई, तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, उनको भी पूरा समझ में आएगा, ये गारंटी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, बिल्कुल बेसिक से बात कर रहा हूं मैं, ये कि जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं दुनिया में, ठीक है, ये जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं ये 2 जगह से हमें मिल जाते हैं। 2 जगह से कहां से? या तो हमें मिलते हैं ये किससे? प्लांट्स, एनिमल्स से, यानी हम सीधा सीधा अगर एक वर्ड में लिखें तो लिविंग बीइंग से, ठीक है। जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं हमें 2 जगह से मिलते हैं। पहली जगह क्या है? प्लांट्स या एनिमल्स, यानी कि लिविंग बीइंग्स। और दूसरी जगह क्या है? मिनरल्स एंड रॉक्स, ठीक है। मैं बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूं, और ये जो स्टार्टिंग में जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा ये बिल्कुल क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट हैं। अब बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारी डेफिनेशन समय के साथ साथ चेंज हो गई हैं, वो भी हम लोग देखेंगे, लेकिन सही समय आने पर। स्टार्टिंग क्योंकि हम बेसिक से कर रहे हैं, तो पुरानी जो कुछ क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में पहले हम बात करेंगे। तो स्टार्टिंग में केमिकल सब्सटेंसेस को ऐसा माना गया कि सिर्फ 2 ही जगह से प्राप्त हो सकते हैं, या तो प्लांट्स या एनिमल्स से, या फिर मिनरल्स या रॉक से। जो प्लांट्स या एनिमल्स से केमिकल सब्सटेंसेस मिलते थे उनको नाम दिया गया बच्चों ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनको क्या नाम दिया गया? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है ना। और जो मिनरल्स या रॉक से मिलते थे उनको नाम दिया गया इनऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, 2 टाइप के हमारे पास सब्सटेंस हो गए। अब अगर देखा जाए तो ये सभी टाइप के जो सब्सटेंसेस थे, इनको जब क्लासिफाई करने की बात आई तो जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किया गया वो एसिड्स, बेस और सॉल्ट के रूप में किया गया, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है, ठीक है। अब वो किस हिसाब से किया, ये तो इनके ओरिजिन की बात हो गई कि इनका ओरिजिन क्या था। जिनका ओरिजिन कोई लिविंग थिंग्स है, कोई लिविंग बीइंग है, उनको ऑर्गेनिक बोल दिया गया। हालांकि अब आज के डेट में ऑर्गेनिक सब्सटेंस की डेफिनेशन काफी बदल चुकी है। अब हम जरूरी नहीं है कि लिविंग बीइंग से ही कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्राप्त करें, हम बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है लैब में सिंथेसाइज कर सकते हैं, अपने आप बना सकते हैं। तो आज के सिनेरियो में देखा जाए तो उसकी डेफिनेशन चेंज है, हम वो डेफिनेशन भी आगे चल के देखेंगे। और मिनरल्स और रॉक से जो हमें केमिकल सब्सटेंसेस मिल जाते हैं, ठीक है, उनको हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहते हैं। और मोस्टली इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को हम लोग अपनी लैब में आराम से सिंथेसाइज कर पाएंगे।
ये तो ऑरिजिन की बात हो गई। बेसिकली प्रॉपर्टीज के हिसाब से अगर देखा जाए तो केमिकल सब्सटेंसेस को 3 पार्ट्स में स्टार्टिंग में डिवाइड किया गया था, एसिड, बेस और सॉल्ट। अब इनमें से एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं, पहले हम इनके क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इनकी मीनिंग जानते हैं कि एसिड, बेस और सॉल्ट आखिरकार हैं क्या। ठीक है, आप इसको नोट करना चाहे कर लें, हालांकि इसमें कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी। ठीक है, बात करता हूं मैं सबसे पहले एसिड की, कि एसिड क्या है। ठीक, अब एसिड जो वर्ड आपको दिखाई पड़ रहा है, एसिड, ये एक्चुअल में एक लैटिन वर्ड एसिडस से बना हुआ है, एसिडस। ठीक है, और एसिडस का मतलब होता है सोर इन टेस्ट। जो एसिड वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड एसिडस से डिराइव किया गया है, जिसका मीन होता है क्या, सोर इन टेस्ट, मतलब जो चीज स्वाद में खट्टी हो उसको एसिड कहा जाएगा। यानी कि अब जिन केमिकल सब्सटेंसेस को हम एसिड बोल रहे हैं, डेफिनेटली वो कैसे होते होंगे, स्वाद में खट्टे होते होंगे, सोर होते होंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मोस्टली जो एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। लेकिन अब ये नहीं कि हम किसी भी केमिकल को टेस्ट करने लग जाएं कि वो खट्टा है कि मीठा है। बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस बेटा बहुत डेंजरस हो सकते हैं हमारे लिए। तो कभी भी जब भी आप लैब में काम कर रहे हो तो किसी भी केमिकल को इवन आप नॉर्मल हाथों से टच भी ना करें, आप हैंड ग्लव्स का यूज करें। तो ग्लव्स पहन के ही किसी भी केमिकल को आप टच करें, और टेस्ट तो करना ही नहीं है, ये तो आप बिल्कुल अपने दिमाग में भी मत लाइएगा। बहुत सारे ऐसे सॉल्ट्स, ऐसे केमिकल्स आपकी लैब में होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, जिससे आपकी डेथ तक हो सकती है, इतने ज्यादा डेंजरस होते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, तो किसी भी केमिकल को टेस्ट नहीं करना है। ये तो मैं स्टार्टिंग की चीज बता रहा हूं, जब साइंस ने इतना डेवलपमेंट नहीं किया था, इतनी तरक्की नहीं करी थी, तो स्टार्टिंग की डेफिनेशन है। अभी हम इसकी लेटेस्ट डेफिनेशन भी देखेंगे, प्रॉपरली हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल हम क्या मान रहे हैं कि ऐसे सब्सटेंस जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो एसिड कहलाते हैं। यही पुरानी डेफिनेशन भी थी, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, those substances which are sour in taste are called acids। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, एसिड्स की ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, ये सिर्फ उनके टेस्ट के बेस पर एक ऑब्जर्वेशन है। एसिड की जस्ट एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो हमने यहां पर लिख दिया। हाँ, स्टार्टिंग में बता रहा हूं, पुराने टाइम पर इसको माना जाता था कि जो भी चीज स्वाद में खट्टी है वो एक एसिड है। ठीक है, लेकिन ये कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं हुई, प्रॉपर डेफिनेशन हम आगे चल के पढ़ेंगे, बस आपको लिखा दिया है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे पास ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे आपका लेमन है। ठीक है, लेमन आपने देखा ही होगा, नींबू जिसको हम बोलते हैं, उसमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड नाम का एक केमिकल सब्सटेंस होता है, इसी वजह से उसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। इसी तरह हमारे पास जो आपका टैमरिंड होती है, इमली जिसको आप बोलते हो, उसमें भी टार्टरिक एसिड नाम का एक केमिकल सब्सटेंस होता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, आपका टोमेटो है, उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। वे मैं लिखा भी दूंगा, टेबल बना दूंगा ये आपके लिए अभी कुछ समय के बाद, तो आप उसको नोट कर लेना। फिलहाल मैं ये इस बात का एविडेंस आपको दे रहा हूँ कि जो जो चीजें हम लोग खाते हैं, बहुत सारे फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो हमें स्वाद में कैसे लगते हैं, खट्टे लगते हैं। इसका मतलब वहां पर कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट होता है, और वो एसिड कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ भी लेता है कि इस सब्सटेंस में कौन सा एसिड होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एसिड हैं जो बहुत सारे एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं, जैसे एंट, चींटी जो होती है उसके अंदर फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो उनकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई एसिड की डेफिनेशन। इसके अलावा अगर हम बेस की बात करें तो बेस में क्या बताया गया कि दो सब्सटेंसेस which are bitter in taste, ठीक है, एंड soapy और slippery to touch are called bases। देखिए, एक यहां पर भी वही क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक छोटी सी डेफिनेशन है, ये भी प्रॉपर्टीज के बेस पर बना दी गई है। ठीक है, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन ये भी नहीं है, इसकी भी प्रॉपर डेफिनेशन हम बाद में
अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ कि दो सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी और स्लिपरी टू टच, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जिनको अगर हम टेस्ट करके देखें, अपनी टंग पे रखें, तो उनका स्वाद हमें कड़वा लगेगा, बिटर लगेगा, कसैला लगेगा, और अगर उनको हम टच करके देखें तो वो काफी चिकने होंगे, सोपी या स्लिपरी होंगे। ऐसे सब्सटेंसेस को बेस की कैटेगरी में रखा गया बच्चों, ठीक है। लेकिन मैंने फिर से बताया कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस को हम टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस हमारे लिए डेंजरस हो सकते हैं, इवन उनको टच करना भी हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। बहुत सारे ऐसे एसिड्स हैं बहुत ज्यादा कोरोसिव होते हैं, आपने अगर फिंगर टच कर दी तो आपकी पूरी स्किन वहां से गायब हो जाएगी, इतने ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं कुछ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स। इसी तरह बेस भी बहुत ज्यादा कोरोसिव होते हैं, तो किसी भी केमिकल को आप टेस्ट नहीं करेंगे, पहली बात, ठीक है। ये तो हो गई है बेसिक डेफिनेशन एसिड्स की और सॉल्ट की, जो कि प्रॉपर नहीं है, बाद में पढ़ेंगे प्रॉपर डेफिनेशन। इसी तरह सॉल्ट की भी एक डेफिनेशन बना दी उन्होंने, कहा कि सॉल्ट क्या होते हैं कि दो सब्सटेंसेस which are formed by the reaction of an acid and a base are called salts, ठीक है। एसिड्स और बेस की रिएक्शन से जो सब्सटेंस बन रहे हैं उनको क्या बोला गया, सॉल्ट्स बोला गया। अब यहां से मैं अब आपको कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं जो आपके काम की हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी हैं, और प्रॉपर मैं कह सकता हूं जो प्रॉपर चीजें हैं, जो साइंटिफिक कह सकते हो ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से, लॉजिक्स के हिसाब से जो चीजें स्टार्ट होने वाली हैं, वो मैं अब बताने जा रहा हूं। ये तो सिर्फ क्या थे, पुराने लोगों के ऑब्जर्वेशंस थे, जो कि हमें याद भी नहीं करना है, लिखने भी नहीं है, बस सीधा सा जान लेना है। यहाँ तक जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया, जो भी आपका 11-12 मिनट का लेक्चर अभी तक हो चुका है, उसमें सिर्फ आपको इतना पता चला होगा कि केमिकल सब्सटेंसेस या तो हमें प्लांट और एनिमल से प्राप्त होते हैं या फिर मिनरल्स या रॉक से प्राप्त होते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स वाले जो होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कहते हैं, मिनरल्स और रॉक से जो मिलते हैं उनको हम इनऑर्गेनिक कहते हैं। ये ओरिजिन के हिसाब से डिवीजन हो गया केमिकल सब्सटेंसेस का। प्रॉपर्टीज के हिसाब से स्टार्टिंग में लोगों ने उसको टेस्ट के आधार पे जो है क्लासिफाई कर दिया, एसिड, बेस और सॉल्ट। वो सब्सटेंस जो उनको टेस्ट करने पर जो खट्टे लगे वो एसिड, जो कड़वे लगे वो बेस, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनने वाले सब्सटेंस हैं वो क्या कहलाए, आपके सॉल्ट्स कहलाए। अब कुछ प्रॉपरली हम लोग यहाँ पर अपनी बातें स्टार्ट करेंगे आगे, ठीक है। और यहां से आपके एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। देखिए टॉपिक क्या है, एक्चुअल में जो टॉपिक है वो है टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। ये हमारा टॉपिक है बच्चों, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस, यानी एक एसिड और एक बेस के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए, अंतर पता करने के लिए हम कौन से टेस्ट कर सकते हैं। देखिए एक चीज मैंने आपको पिछली अभी बताई थोड़ी देर पहले ही, कि किसी भी केमिकल को अगर हमें ये चेक करना है कि वो एसिड है या बेस है, तो हम उसको कभी भी अपनी टंग से टेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। उसको कभी टेस्ट नहीं करेंगे, उससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। फिर ऐसा कौन सा मेथड है जिसकी हेल्प से हम उसको बिना टेस्ट करे ये बता पाए कि ये सब्सटेंस एक एसिड है या एक बेस है। इसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं एक छोटी सी डेफिनेशन लिख रहा हूं, आप इसको जरा ध्यान से देखना। सर्टेन सब्सटेंसेस, थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस which give one color or odor in acidic medium and a different color or odor in basic medium।
these substances are called acid base indicators। देखिए ये छोटी सी डेफिनेशन बोर्ड पे जो लिखी हुई है, देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस which give one color or order in acidic medium and a different color or order in basic medium. These substances are called acid base indicator। देखो बच्चों, हमारे पास दो अगर हमें केमिकल सब्सटेंसेस दिए जाएं, दो टेस्ट ट्यूब में हमें पता करना है कि ये एसिड है या बेस, या कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, तो हमें टेस्ट तो करना नहीं है ढंग से, ये बात हम पहले ही जान चुके हैं, ठीक है, कोशिश भी नहीं करनी है कभी। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा? वो खुद तो चीख के बताएगा कि नहीं सर हम एसिड है, नहीं सर हम बेस है, ये तो वो बताएगा नहीं उसमें से। तो आपको पता करना पड़ेगा बच्चों। कैसे पता करेंगे? उसके लिए हमारे पास कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, उनमें ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम उनको किसी एसिडिक मीडियम में मिला दें, यानी एसिड में मिला दें, तो वो कोई कलर या कोई ऑर्डर देंगे वहां पर, ठीक है। ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल। केमिस्ट्री में स्मेल को ऑर्डर कहा जाता है। आप ये ध्यान रखेंगे, ये वर्ड लिखा हुआ है ऑर्डर, इसका मतलब क्या होता है? स्मेल, ठीक है। तो एक टेक्निकल वर्ड केमिस्ट्री के लिए ऑर्डर हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस कुछ होते हैं जिनके अंदर कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनको आप अगर एसिड में डाल दोगे तो एक अलग कलर मिलेगा आपको, एक अलग ऑर्डर मिलेगी, स्मेल मिलेगी। और जब उसी सब्सटेंस को किसी बेस में डालोगे आप, तो वो एक डिफरेंट कलर देगा, डिफरेंट ऑर्डर देगा। वो कलर और उस स्मेल के अकॉर्डिंग हम ये पता कर लेंगे कि हमने उस सब्सटेंस को जिसमें मिलाया था वो एक एसिड था या फिर एक बेस था, ठीक है। और इस तरह से वो जो सब्सटेंस था उसने हमें अपना कलर चेंज करके या फिर ऑर्डर चेंज करके ये बात बता दी कि गिवन सब्सटेंस एक एसिड है या फिर एक बेस है। इसका मतलब हमें वो आइडेंटिफाई करवा रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है कि ये सब्सटेंस एसिड है और ये सब्सटेंस बेस है। इसी वजह से उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? एसिड बेस इंडिकेटर्स, या कभी कभी हम फॉर्मली जस्ट उसको इंडिकेटर भी कह देते हैं, ठीक है। प्रॉपर नेम उसका क्या है? एसिड बेस इंडिकेटर। अब देखो यहाँ पर जो इंडिकेटर्स होते हैं, दो टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। दो टाइप के कौन से इंडिकेटर हैं? देखो जरा, आपको दोनों ही पता होने चाहिए, क्वेश्चन दोनों से ही आ जाते हैं। इंडिकेटर्स शोइंग डिफरेंट कलर्स। कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो एसिड और बेसिक मीडियम में अपना डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करते हैं, तो कलर देख के हम बता देंगे। और कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो कलर के बेस पे काम नहीं करते, ठीक है। वो क्या करते हैं? ऑर्डर या स्मेल। वो अपनी स्मेल चेंज करते हैं। एसिडिक मीडियम में अलग टाइप की स्मेल होगी और बेसिक मीडियम में उनकी स्मेल थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। तो वो स्मेल चेंज की वजह से हम समझ जाएंगे कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा एक बेस है। दोनों ही इंडिकेटर्स हैं, बस क्या अंतर है? एक कलर चेंज करके बता रहा है एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस, और दूसरा बता रहा है बच्चों स्मेल चेंज करने के बाद, स्मेल चेंज के बेसिस पे। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? यहीं से आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये जो इंडिकेटर्स होते हैं जो डिफरेंट स्मेल या डिफरेंट ऑर्डर दिखाते हैं अलग अलग मीडियम में, ऐसे इंडिकेटर्स को बोला जाता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। आप इसको याद कर लेंगे कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं। वो इंडिकेटर्स जो एसिड और बेसिक में या एसिडिक और बेसिक मीडियम में अपनी ऑर्डर चेंज कर देते हैं, ठीक है। एक ऑर्डर एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में दूसरी ऑर्डर। तो ये उसकी डेफिनेशन भी बन जाएगी, ठीक है। आप लिख सकते हैं दोज इंडिकेटर्स या दो सब्सटेंसेस, चलो मैं लिख ही दे रहा हूं यहां पर, दो सब्सटेंसेस which give different order in acidic and basic mediums are called ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। तो कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हम किसको बोलते हैं। तो दो सब्सटेंसेस व्हिच गिव डिफरेंट ऑर्डर
ठीक है, इन डिफरेंट मीडियम्स या इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम्स आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या है मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको लिखवा दूंगा और बता भी दूंगा कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स किस किस टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, ये तो बच्चों परफॉर्मेंस के हिसाब से टाइप्स मैंने बना दिए इंडिकेटर्स के, कौन कौन से, एक तो कलर के बेस पर और दूसरा ऑर्डर के बेस पर। अगर हम ओवरऑल देखें उनके ऑर्गन के हिसाब से तो बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें नेचुरली प्राप्त हो जाते हैं किसी प्लांट से या किसी भी एनिमल या किसी भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह से। ठीक है, आमतौर पर प्लांट से हमें सबसे ज्यादा नेचुरल इंडिकेटर्स मिलते हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा उनको तो हम नेचुरल इंडिकेटर्स बोल देंगे जो हमें नेचर से मिल गए, यानी प्लांट्स वगैरह से मिल गए, हमने उनको लैब में सिंथेसाइज नहीं करा। लेकिन कुछ ऐसे इंडिकेटर्स भी अब हम लोगों ने अपनी लैब में ही सिंथेसाइज कर लिए हैं जो नेचर से नहीं मिलते, जो कि मैन मेड है, आर्टिफिशियल है, हमने उनको खुद बनाया है। तो ऐसे इंडिकेटर्स को बोलते हैं हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स। समझ में आ रही बच्चों? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किसी नेचुरल इंडिकेटर का नेम बताइए या किसी सिंथेटिक इंडिकेटर का नेम बताइए, तो ये आपको पता होने चाहिए। तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज कर ले और इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। अब मैं आपसे नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर्स के विषय में थोड़ी बात करूंगा और यहीं पर मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा कि कौन सा इंडिकेटर किस कैटेगरी में जा रहा है। देख, सबसे पहले मैं बात करूं तो नेचुरल इंडिकेटर्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर्स। अब नेचुरल इंडिकेटर्स होते क्या हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स बच्चों वो होते हैं जो हमें नेचर से मिल जाते हैं। अब नेचर में तो बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, आमतौर पर ये हमें प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन वगैरह कोई जरूरी नहीं है कि आप याद रखें या लिखें, और लिखने के लिए अगर आ भी जाती है तो कोई बहुत टफ भी नहीं है, आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, दोज इंडिकेटर्स विच वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर या फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। इन नेचुरल इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा जो इंडिकेटर जो सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है, वो इंडिकेटर है यहां पर लिटमस। लिटमस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर इन आवर केमिस्ट्री लैब। हमारी केमिस्ट्री लैब्स में या जहां पर भी एसिड और बेस के ऊपर काम करा जाता है वहां पर उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो सबसे कॉमन इंडिकेटर है, सबसे वाइडली जो यूज होता है, वो लिटमस है बच्चों। लिटमस क्या है? इंडिकेटर का नेम है। अब ये होता क्या है एक्चुअल में, आपने लाइकेन प्लांट सुने होंगे, लाइकेन, एल्गी और फंगाई की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ये रहते हैं। ठीक है, लाइकेन आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में 9th की। ये जो लाइकेन प्लांट होते हैं उसके एक्सट्रैक्ट से ये निकाला जाता है लिटमस। ठीक है, क्या समझ में आया? लिटमस किससे निकाला जाता है? लाइकेन प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट से। अब इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है वो मैं आपको बता दूं। चलो मैं लिख ही दे रहा हूं, लिटमस यहां पे लिख दे रहा हूं मैं कि लिटमस इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं, भूलने का डर हो तो। लिटमस इज ऑब्टेन्ड बाय द एक्सट्रैक्ट ऑफ लाइकेन प्लांट। लिचेन पढ़ते हैं बहुत सारे लोग, कुछ भी पढ़ें डजेंट मैटर, आपको बस पता होना चाहिए लाइकेन प्लांट्स। ठीक है, ये इसके बारे में पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि लिटमस सॉल्यूशन, ये सीधी बात, एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? समथिंग लाइक जूस। ठीक है, जूस की तरह, तो एक सॉल्यूशन के रूप में मिलेगा। तो लिटमस सॉल्यूशन जो होता है इज न्यूट्रल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिटमस सॉल्यूशन अपने आप में ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। इसके अलावा लिटमस सॉल्यूशन इज पर्पल इन कलर। ओरिजिनली जब लिटमस सॉल्यूशन हम निकालते हैं, बनाते हैं, तो उसका जो कलर होता है वो कैसा होता है? पर्पल होता है। ठीक है, अब कलर अपना वो पर्पल से चेंज कर देगा। अगर हमने उसको एसिडिक मीडियम में डाल दिया तो अलग कलर देगा, और बेसिक में डाल दिया तो अलग कलर देगा। तो वो चीज हमें जरूर ध्यान रखनी है। ठीक है, यहां पे लिख दे रहा हूं, इट गिव्स रेड कलर इन एसिडिक मीडियम and blue color in
बेसिक नहीं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए अगर मेरे पास एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, कोई सब्सटेंस मुझे दिया जाता है, कोई एक लिक्विड दिया जाता है और मुझसे पूछा जाता है कि बताओ ये लिक्विड आपका एक एसिड है या बेस है। ठीक है, तो क्या मैं इसको अपनी टंग पे रख के टेस्ट करने लग जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। क्या पता ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, तो मेरी पूरी टंग ही गल जाएगी, डेथ हो सकती है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन आ सकती है। तो मैं कतई इसको टेस्ट नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, इसको इंडिकेटर्स की हेल्प से पता करूंगा। और इंडिकेटर्स हमारे पास फिलहाल कौन सा है? लिटमस है। तो लिटमस सॉल्यूशन आपकी लैब में मिल जाता है, उस लिटमस सॉल्यूशन को हम लेकर आएंगे बच्चों। लिटमस सॉल्यूशन का क्या करेंगे, आप एक काम करें, एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में, जो कई सारे तरीके हैं, चाहे लिटमस में एसिड मिला दो, चाहे एसिड में लिटमस मिला दो, बात एक ही है। एक दूसरी टेस्ट ट्यूब आप लेंगे, इसमें मान लीजिए मैंने लिटमस सॉल्यूशन भर दिया, थोड़ा सा, बहुत जरा सा लिटमस सॉल्यूशन मैंने इसमें ले लिया। अब लिटमस सॉल्यूशन जब मैंने इसमें ले लिया तो इसका कलर फिलहाल कैसा होगा? पर्पल होगा। अभी तो इसका कलर पर्पल होगा। अब होगा क्या, मैंने सपोज दैट इसमें से कुछ ड्रॉप्स निकालकर इसमें डाल दी। जैसे ही वो ड्रॉप्स इसमें गिरेंगी, ठीक है, अब इसका कलर पर्पल नहीं रहेगा बच्चों। अब तो भाई या तो ये कोई एसिड होगा या फिर कोई ये बेस होगा। अब यही तो टेस्ट करना, हमें जो दिया गया है सबसे हमने ये पूछ रहा है कि वो ये एसिड है कि बेस है, तो दोनों में से कुछ एक तो होगा ही होगा। अब एक अगर एसिड इसमें है तो भी पर्पल नहीं रहेगा कलर, पर्पल से बदल के क्या हो जाएगा? रेड। और अगर बेस होगा तो क्या हो जाएगा? ब्लू। तो जैसा भी कलर इसका बदलेगा हम उसके हिसाब से बता देंगे। अगर ये वाली ड्रॉप्स डालने पर कलर ब्लू हो जाता है, ब्लू, तो हम कह देंगे कि ये गिवन सब्सटेंस एक बेस है। और अगर ये कलर पर्पल से टर्न होकर रेड हो जाता है तो हम कह देंगे गिवन सब्सटेंस क्या, एक एसिड है। तो सिंपल है, बिना जुबान पे रखे, बिना टंग पे रखे, बिना टेस्ट करे हमें पता चल गया बड़ी आसानी से कि ये गिवन सब्सटेंस एक क्या है? एसिड है या बेस है। किसकी वजह से पता चला हमें? इंडिकेटर की हेल्प से। इंडिकेटर कौन सा यूज करा हमने यहाँ पर? लिटमस। लिटमस किस रूप में यूज करा हमने? लिटमस सोल्यूशन के रूप में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिटमस के बारे में लिखे हुए हैं, इनको आप नोट कर लें। ठीक है, कुछ और बातें लिटमस के बारे में सुन लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो, ये तो तरीका हो गया लिटमस को यूज करने का। आमतौर पर क्या होता है, लिटमस को सॉल्यूशन के रूप में यूज नहीं करते। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि जल्दी काम हो जाए, कन्वीनियंटली काम हो जाए, सुविधाजनक काम हमारा हो, आसानी से हो जाए। तो लिटमस सॉल्यूशन निकालना ड्रॉपर से, फिर उसको टेस्ट ट्यूब में मिलाना, फिर उसमें एसिड की बूंदें डालना, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। इसीलिए लिटमस की एक और फॉर्म हमारे पास होती है जिसका नाम है लिटमस पेपर। ठीक है, चीज एक ही है, बस उसकी फॉर्म अलग है, उसका रूप बदल दिया गया है। यहां पर हमें लिटमस पेपर के रूप में यूज करना होता है। अब ये लिटमस पेपर है क्या चीज, वो भी समझ लो आप। लिटमस पेपर क्या है बच्चों? एक्चुअल में मैं अगले वाले लेक्चर में आपको लिटमस पेपर दिखा दूंगा, और हो सकता है आपने देखा भी हो। ऐसी पतली पतली पेपर की स्ट्रिप्स होती हैं, इतनी पतली पतली, ये आपको बोर्ड पे एक पतली सी स्ट्रिप दिख रही है बनी हुई। ठीक है, ऐसी पतली पतली पेपर की स्ट्रिप्स होती हैं। और जो लिटमस पेपर होता है ये बच्चों दो तरीके का आता है आपकी लैब में। ये दो तरीके लिटमस पेपर होता है, एक तो होता है रेड लिटमस पेपर और दूसरा होता है ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, एक तो होता है रेड लिटमस पेपर और दूसरा होता है ब्लू लिटमस पेपर। आमतौर पर हम लोग लिटमस का यूज लिटमस पेपर के रूप में ही करते हैं। अब ये लिटमस पेपर बनता कैसे वो समझो। देखो, सबसे पहले बच्चों आप ये जानो कि हमारे पास सबसे पहले स्टार्टिंग में एक वेसल में हमने क्या लिया होगा? लिटमस सॉल्यूशन लिया होगा। ये हमारे पास लिटमस सॉल्यूशन है जिसका कलर कैसा होगा आप सभी जानते हैं, पर्पल होगा। ठीक है, तो लिटमस सॉल्यूशन को सबसे पहले हमने एक बीकर में ले लिया। अब इसको सबसे पहले देखो, अगर मुझे रेड लिटमस पेपर बनाना है तो रेड लिटमस पेपर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें एसिड मिलाना पड़ेगा। एसिड जब मैं मिला दूंगा लिटमस सॉल्यूशन में तो ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? एसिडिफाइड हो जाएगा। एसिडिफाइड मतलब इसमें एसिड मिला दिया मैंने, और जब ये एसिडिफाइड हो जाएगा तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा, सीधी सी बात है। और जब ये एसिडिफाइड हो जाएगा, जब इसका कलर रेड हो जाएगा, तो उसी रेड लिटमस सॉल्यूशन में कुछ पेपर की स्ट्रिप्स हम डुबो के रख देंगे और फिर निकाल देंगे। तो पेपर में वो लिटमस क्या हो जाएगा? सोक कर लेगा पेपर उसको। ठीक है, कुछ सोक लेगा। ठीक है, और वो कलर हमें कैसा लगेगा? फिर रेड लगेगा। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ऑब्टेन्ड
by soaking acidified लिटमस सॉल्यूशन। ठीक है, हालांकि ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि कैसे बनता है, ये तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि रेड लिटमस पेपर कैसे तैयार किया जाता है। ठीक है, तो पहले आपने क्या लिया, लिटमस सॉल्यूशन लिया जो कि पर्पल था, हमने उसमें एक एसिड मिला दिया जिससे वो कैसा बन गया, रेड बन गया, एसिडिफाइड हो गया, और उसमें हमने कुछ पेपर की स्ट्रिप्स जो है सोक करी और निकाल ली, उनको ड्राई कर लिया, उनका कलर अब रेड है। ठीक है, तो अब वो क्या बन गई, रेड लिटमस पेपर बन गई। अब इस रेड लिटमस पेपर को आप टेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना अगर आप इस रेड लिटमस पेपर को किसी एसिड में ही दोबारा डालते हो तब भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तब भी वो रेड ही रहेगा, क्योंकि वो तो बना ही किससे था, एसिडिफाइड लिटमस सॉल्यूशन से ही तो बना था, तो एसिड तो उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, और आप एसिड में ही डाल रहे हो तो कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब रेड लिटमस पेपर जो है एसिड में डालने पर अपना कलर चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने रेड लिटमस पेपर किसी बेस में डाल दिया, ठीक है, तो अब क्या होगा, वो अपना कलर बदल के कैसा कर लेगा, ब्लू कर लेगा, यानी रेड लिटमस पेपर बेस के कांटेक्ट में आने पर रेड से टर्न ओवर कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। सिमिलरली बच्चों, अगर मैं ब्लू लिटमस पेपर बनाना हो तो क्या करेंगे, ठीक है, तो सीधी सी बात है, जैसे मैंने अभी बताया, अगेन आप क्या करेंगे, एक छोटा सा बीकर लेंगे, उसमें क्या डालेंगे आप, लिटमस सॉल्यूशन, ठीक है, लिटमस सॉल्यूशन डाल देंगे जो कि अभी पर्पल होगा, लेकिन अब हमें इसको क्या करना है, ब्लू करना है। ब्लू कैसे होगा, अभी आपने लिखा था किस क्या मिलाने से ब्लू होता है, बेस मिलाने से। तो अगर हम इसमें क्या मिला दें, कोई बेस मिला दें, और बेस मिलाने से ये कैसा हो जाएगा, एल्कलाइन हो जाएगा। बेस को हम एल्कली भी कहते हैं, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, बेस का ही दूसरा नाम क्या होता है, एल्कली। हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो भी अभी देखेंगे आगे चल के। ठीक है, तो ये जो लिटमस सॉल्यूशन था जो कि पर्पल था स्टार्टिंग में, अगर मैंने इसमें बेस मिला दिया तो अब ये एल्कलाइन हो गया, और एल्कलाइन होने के बाद इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। अब इस ब्लू लिटमस में क्या कर देंगे, इस पेपर को सोक करके निकाल लेंगे, उसकी स्ट्रिप्स बना लेंगे, ड्राई कर लेंगे, हो जाएगा ब्लू लिटमस पेपर। और अब ये ब्लू लिटमस पेपर जो है किसी बेस में ही अगर हम दोबारा डाल दें तो कोई कलर नहीं देगा, क्योंकि बेस से तो वो बना ही है, लेकिन एसिड में डालने पर क्या कर देगा, वो अपने कलर को चेंज करके रेड कर देगा। तो ये कैसे बना, मैं इसको भी लिख दे रहा हूं यहां पर, ये ऑब्टेन्ड फ्रॉम या ऑब्टेन्ड बाय सोकिंग एल्कलाइन लिटमस सॉल्यूशन। ठीक है, क्या सोक करना है तो आप जानते ही हैं, थोड़ा शॉर्ट में लिखा है तो आप उसको समझ लें। पेपर सोक करना है, पेपर की स्ट्रिप्स को सोक करना है, किसमें, लिटमस सॉल्यूशन में। एसिडिफाइड में करोगे तो रेड लिटमस पेपर बनेगा, एल्कलाइन में करोगे तो ब्लू लिटमस बनेगा। ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर। और ये हमें करना नहीं होता है एक्चुअल में, ये हमें मार्केट में ऐसी बनी बनाई स्ट्रिप्स मिल जाती हैं, जहां पर भी इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती होगी वो लोग ये काम करते होंगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें ये लैब में नहीं करना होता है। ठीक है कि नहीं, हमारे पास तो रेडीमेड लिटमस पेपर मिल जाता है हमको, हम उसका सिर्फ यूज करते हैं। तो ऑन द होल इसका जो कंक्लूजन निकल कर आया वो ये आया कि सबसे कॉमनली यूज होने वाला जो नेचुरल इंडिकेटर है वो है कौन सा, लिटमस, जो कि कलर चेंज करता है, एसिडिक मीडियम में रेड, बेसिक मीडियम में ब्लू। आमतौर पर हम लिटमस सॉल्यूशन का भी यूज कर लेते हैं लैब में, जो कि पर्पल कलर का होता है, और ज्यादा सुविधाजनक यूज करना है तो हमें लिटमस पेपर हमारी लैब में मिल जाता है। और लिटमस पेपर हम ध्यान रखेंगे, इसके लिए 2 पॉइंट यहाँ पे लेके दे रहा हूं। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, बेस टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। क्या मतलब हुआ, एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड बना देता है और बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू बना देता है। इसलिए हमारे पास लैब में हमेशा दोनों टाइप के लिटमस पेपर मौजूद रहते हैं, रेड भी और ब्लू भी, हमें जैसा यूज करना होता है वैसा यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई बच्चों लिटमस की। तो लिटमस के अलावा भी हमारे पास और भी टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। फिलहाल ये तो नेचुरल थे। अच्छा, नेचुरल में भी और भी चीजें हैं हमारे पास, लेकिन जरूरी नहीं कि हम हर चीज को लैब में यूज कर लें।
और भी बहुत सारी चीजें हैं। देखो कौन कौन सी चीजें हो सकती है हमारे पास जो हमारे इंडिकेटर के रूप में काम आती हैं। एक तो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट आ सकता है। मैं भी इनकी एक टेबल बनवा लूंगा और उस टेबल में लिख दूंगा कि कौन सा इंडिकेटर किस मीडियम में कैसा कलर देता है। फिलहाल तो मैं नाम लिखवा दे रहा हूँ यहाँ पर कि कौन कौन सी चीजें जो हैं जो इंडिकेटर्स के रूप में काम कर सकती हैं। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट हो गया बच्चों, ठीक है, ये भी कलर चेंज करेगा। इसके अलावा पेटूनिया फ्लावर्स हो गए, हाइड्रेंजिया फ्लावर्स हो गए, ठीक है, टर्मरिक हो गई, इसको आप हल्दी के नाम से जानते हो, टर्मरिक, ठीक है। ये भी कुछ चीजें ऐसी लिखी हुई हैं जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में डिफरेंशिएट कर सकती हैं अपने कलर को चेंज करके, और ये सभी नेचुरल हैं, ठीक है, सारी की सारी चीजें प्लांट से ही मिल रही हैं। तो ये भी नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, लेकिन हम इन इंडिकेटर्स का लैब में यूज नहीं करते। वैसे हम कर सकते हैं, ठीक है, आमतौर पर हमें ये बता देती है अपना कलर चेंज करके कि ये एसिड है या बेस, ठीक है, क्योंकि इनमें से बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं जो हमें वर्ल्ड के हर हिस्से में मिलती भी नहीं है। जैसे पेटूनिया फ्लावर्स की बात कर लें तो ये हमारे इंडियन ओरिजिन के फ्लावर्स है ही नहीं, ये तो आपके नॉर्थ अमेरिका में मोस्टली पाए जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका ओरिजिन के ये फ्लावर्स हैं। अब रेड कैबेज हमारे यहाँ मिल जाता है, हो सकता है कई और कंट्रीज में ना मिलता हो, ठीक है। तो ये थोड़े से अनकॉमन भी है और थोड़े से असुविधाजनक भी रहते हैं और बहुत ज्यादा सटीक नहीं है। कह सकते हैं हाँ डिफरेंशिएट कर देंगे, लेकिन एक्यूरेसी बहुत ज्यादा नहीं है, वो बताऊंगा क्यों, ठीक है। तो अभी इनके बारे में आपने ये जान लिया कि ये सब इंडिकेटर्स का ही काम कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं एक टेबल बनवाऊंगा, ठीक है, उस टेबल में आपको ये भी बता दूंगा कि ये कौन से कलर से कौन से कलर में चेंज होते हैं, एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में इनको जब डाला जाता है। ये तो बात हो गई बच्चों नेचुरल इंडिकेटर्स की, ठीक है, जो कि हमें प्लांट से मिल जाते हैं। दूसरे टाइप के हमारे पास जो इंडिकेटर्स होते हैं वो है आपके सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स तो नेम से ही हमें पता चल रहा है कि इनको कहीं ना कहीं हमने लैब में अपनी बनाया होगा, ठीक है। दो टाइप के आपके पास सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं, एक तो होता है फिनोल्फ्थैलीन, एक तो फिनोल्फ्थैलीन है, ये बहुत कॉमनली यूज होता है। आप जब 11th क्लास में आएंगे, 12th क्लास में आएंगे तो आप टाइट्रेशन या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करेंगे, वहां पर भी इंडिकेटर के रूप में काम आएगा। और दूसरा होता है हमारे पास मिथाइल ऑरेंज। ये दो आपके पास सिंथेटिक क्या है इंडिकेटर्स। ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछे आते हैं कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, नाम बताओ, ठीक है। तो फिनोल्फ्थैलीन और मिथाइल ऑरेंज नाम के ये दो हमारे पास क्या है सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। अब अगर देखा जाए कि कौन से मीडियम में कौन सा कलर देते हैं, तो फिनोल्फ्थैलीन की अगर मैं बात करूं, ये फिनोल्फ्थैलीन जो है, तो फिनोल्फ्थैलीन की अगर मैं बात करूं तो ये कलरलेस होता है, इसका जो नॉर्मल कलर है वो कलरलेस है। और मिथाइल ऑरेंज तो बच्चों आपको पता ही है कि उसका नाम ही क्या है, मिथाइल ऑरेंज, तो इसका कलर कैसा रहता है, ऑरेंज रहता है। समझ में आ रही बात, ये इनके नेचुरल कलर है बिना किसी एसिड या बेस में मिलाए। यानी फिनोल्फ्थैलीन जब आप देखोगे नॉर्मली रखा हुआ तो वो कलरलेस होगा, और मिथाइल ऑरेंज देखोगे वो कैसा होगा, वो ऑरेंज होगा। लेकिन जब आप इसको किसी एसिड में या बेस में मिला दोगे तब इनके कलर क्या होंगे, कुछ चेंज हो जाएंगे, और उस समय पता चल जाएगा कि वो सब्सटेंस एसिड है या बेस है। अब वो कलर क्या होंगे वो भी देख लो। जैसे फिनोल्फ्थैलीन है, अगर मैं फिनोल्फ्थैलीन की बात करूं, इसकी भी मैं टेबल के रूप में भी लिखवा दूंगा, फिनोल्फ्थैलीन, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एसिडिक मीडियम में अगर देखा जाए, एसिडिक में तो ये कलरलेस ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। लेकिन बेसिक मीडियम में ये कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, ठीक है। बेसिक मीडियम में पिंक हो जाएगा, एसिडिक मीडियम में कलरलेस ही रहेगा। तो मैंने क्या कहा था, इनकी बहुत ज्यादा अगर एक्यूरेसी की बात करी जाए तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग इंडिकेटर्स ज्यादा बेटर रहते हैं। अब जैसे मान लो मुझे एसिड की कंफर्मेशन चाहिए, एक मेरे पास न्यूट्रल सब्सटेंस हो जैसे वाटर है, और एक मेरे पास मान लीजिए कोई एसिड रख दिया गया, मान लो मैंने एसिटिक एसिड रख लिया जो कि वाटर की तरह ही दिखता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। और मुझे अगर फिनोल्फ्थैलीन दिया जाए और कहा जाए कि चलो टेस्ट करके बताओ इसमें कि एसिड कौन सा है और नॉर्मल यानी कि न्यूट्रल कौन सा, तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये नॉर्मली यानी कि
न्यूट्रल सॉल्यूशन में या बिना किसी सॉल्यूशन में मिलाए भी कैसा है, कलरलेस, और एसिड में मिलाने पर भी कैसा है, कलरलेस। यानी ये जो फिनोल्फथालीन है ये बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए बढ़िया इंडिकेटर है, एकदम बढ़िया डार्क पिंक कलर देता है ये हमें। अगर बेसिक मीडियम में इसको मिला दिया जाए तो हम इजीली डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, ठीक है। बेसिक मीडियम के लिए बहुत अच्छा इंडिकेटर माना जाता है फिनोल्फथालीन, और इसका यूज भी हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, टाइट्रेशन में अगले क्लास में करेंगे लैब में, ठीक है। आपकी लैब में ये रखा हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं किसकी, मिथाइल ऑरेंज की, ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज अच्छा इंडिकेटर है। यहां पर अगर हम एसिडिक मीडियम की बात करें और बेसिक मीडियम की बात करें तो ये दोनों में ही एक डिफरेंट कलर देता है। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में और डार्क हो जाता है और ये बिल्कुल एक रेड कलर में चेंज हो जाता है, रेड कलर देता है एसिडिक मीडियम में। जबकि अगर मैं इसको किसी बेस में मिला देता हूं तो फिर ये मुझे कैसा कलर देगा, येलो कलर देगा। अब ये पीला हो जाएगा, लाइट हो जाएगा ऑरेंज, यानी ऑरेंज रेड और येलो के बीच का ही तो है। एसिड में डालोगे और डार्क हो जाएगा, रेड हो जाएगा, और बेस में डालोगे तो कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो ये भी आप कलर जरूर ध्यान रखें, ये कलर के बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में और ये आपको पता होने चाहिए। लैब में काम कर रहे हैं प्रैक्टिकली तब तो पता होना ही चाहिए, साथ ही साथ थ्योरी में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और ईजी है। भर मार्क में कोई क्वेश्चन आ गया तो क्या बुरा है, हमें बहुत आसानी से हम कर सकते हैं उसको बिना सोचे। समझ पा रहे हैं आप? तो मैंने कुछ इंडिकेटर्स आपको बताए, ठीक है, लेकिन ये सभी इंडिकेटर्स अभी मैंने आपको वो बताए हैं जो कलर के बेसिस पर एसिड और बेस को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। अभी मैंने ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आपको नहीं बताए हैं। तो अभी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स पर पहुंचने से पहले सबसे पहले आप इन जो इंडिकेटर्स जो मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं इनको मैं समराइज कर दे रहा हूं टेबल में, और एसिडिक और बेसिक मीडियम में ये कौन सा कलर देते हैं मैं वो कलर लिख दे रहा हूं। उस टेबल को आप नोट कर लेना और हो सके तो उसको लर्न कर लेना, बिल्कुल याद कर लेना, ठीक है। चलिए तो देखिए बच्चों, ये वो टेबल है जिसमें मैंने सारे इंडिकेटर्स जो मैंने अभी कलर के बेसिस पर आपको बताया उनको मैंने समराइज कर दिया है, और मैंने एसिडिक और बेसिक मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम के कलर क्या रहते हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। जैसे कि लिटमस है, तो लिटमस का जो नेचुरल कलर होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन में, देखो न्यूट्रल सॉल्यूशन में कलर का मतलब वो नॉर्मली कैसा दिखता है बिना किसी एसिडिक या बेसिक मीडियम में मिलाए, तो नॉर्मली वो कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है। लेकिन एसिडिक मीडियम में वो रेड कलर देगा और बेसिक मीडियम में कैसा देगा, ब्लू कलर देगा। हमें पता चल जाएगा कि जो चीज हमने इसमें मिलाई है वो क्या है, एसिड है या बेस है। सिमिलरली रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, ठीक है, पत्ता गोभी आती है रेड कलर की, उसका एक्सट्रैक्ट, उसका जब जूस निकालते हैं तो वो रेड कलर का ही होगा। वो एसिडिक मीडियम में तो रेड ही रहता है, लेकिन बेसिक मीडियम में कलर चेंज करके ग्रीन हो जाता है, ठीक है। इसी तरह हाइड्रेंजिया फ्लावर्स जो हैं बेसिकली वो ब्लू होते हैं, ठीक, नॉर्मली वो ब्लू होते हैं। एसिडिक मीडियम में भी उनका एक्सट्रैक्ट जो है ब्लू ही रहेगा, लेकिन बेसिक मीडियम में वो कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। सिमिलरली अगर पेटूनिया फ्लावर्स की बात करें तो वो रेडिश टाइप के थोड़े थोड़े लाल जैसे कलर के होते हैं, ठीक है। एसिडिक मीडियम में सेम कलर रहता है न्यूट्रल वाला ही, लेकिन बेसिक मीडियम में वायलेट कलर के हो जाते हैं। इसके अलावा टर्मरिक आपने सबने देखी है, येलो कलर की होती है टर्मरिक। एसिडिक मीडियम में टर्मरिक की कलर पे कोई चेंजिंग नहीं आती, लेकिन जब उसको बेसिक मीडियम मिल जाता है तो वो रेडिश ब्राउन हो जाती है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि कभी आपको जब खाना वगैरह खाते समय, ठीक है, सब्जी या करी वगैरह अगर हमारी शर्ट पे गिर जाए या किसी व्हाइट कलर के किसी भी क्लॉथ पे गिर जाए, पैंट पे, शर्ट पे, ठीक है, किसी भी चीज पर हैंकी में लग जाए, और जब उसको वॉश करते हैं तो वॉश करने के बाद जो स्टेन होता है, जो दाग होता है, जो पहले येलो कलर का था अब वो रेड जैसा हो जाता है, रेड लाल लगने लगता है। कारण क्या होता है, उसमें जो हमारी ऊपर करी या सब्जी गिर गई थी, ठीक है, उसमें टर्मरिक पड़ी हुई थी जब वो बनी थी, और वो टर्मरिक, ठीक है, उसी कपड़े पर क्या हो गई, उसने सोक कर ली कपड़े ने, और जब उसको धोया गया साबुन से तो साबुन में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसमें बेस होता है। सारे के सारे सोप जो है बेसिक होते हैं नेचर में, तो जब वो बेस उस टर्मरिक के कांटेक्ट में आता है तो वो टर्मरिक फिर अपना कलर चेंज करके कैसा कर देती है, रेड कर देती है या रेडिश कर देती है, ब्राउन टाइप, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, पूछा भी जा सकता है। सिमिलरली ये दोनों इंडिकेटर्स आपके सामने, ये हालांकि सिंथेटिक हैं और ऊपर वाले 1 से लेके 5 नंबर तक के सब नेचुरल हैं, बाकी के 2 सिंथेटिक हैं। फिनोल्फथालीन नॉर्मली देखें तो कलरलेस होता है, एसिडिक मीडियम में भी कलरलेस रहता है, यानी कि आप न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम में कोई अंतर नहीं कर पाओगे फिनोल्फथालीन का यूज करके। लेकिन जब इसको बेसिक मीडियम में रखते हैं तो ये पिंक कलर का हो जाता है, तो ये बढ़िया इंडिकेटर पिंक कलर जो है देता है और बेसिक मीडियम के लिए अच्छा इंडिकेटर है। और लास्ट में मिथाइल ऑरेंज, नॉर्मली ऑरेंज कलर का होता है, एसिडिक मीडियम में रेड कलर देगा और बेसिक मीडियम में कैसा देगा, येलो कलर, ठीक है बच्चों। तो ये सारे इंडिकेटर्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर दे रहे हैं, ये आपको
100% याद हो जाने चाहिए। इनसे कई सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं और ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर ये भी ध्यान रखना जरूरी है बच्चों की कुछ इंडिकेटर्स जो हैं वो न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम में सेम कलर के हैं, तो वहां पर उनका उन दोनों मीडियम्स में डिस्टिंग्विश करने के लिए हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं टर्मरिक का यूज करना चाहूँ एसिडिक और न्यूट्रल में डिफरेंशिएट करने के लिए, तो कोई फायदा नहीं है, न्यूट्रल में भी वो येलो ही रहेगी और एसिडिक में भी वो येलो ही रहेगी। तो इस हिसाब से प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं कि हमें क्या करना है, तो हम कौन से इंडिकेटर का यूज करें, वो आप समझ रहे होंगे मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, इस टेबल को आप नोट कर लें। फटाफट थोड़ी सी बात हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की ओर कर लेते हैं, उसके बाद ये लेक्चर यहाँ पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एसिड से अपनी बात को शुरुआत करेंगे और वहां पर हम एसिड की प्रॉपर्टीज वगैरह को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो को पॉज करके, या फिर नोट करना चाहें तो नोट कर लें। ये वाले जो इंडिकेटर्स थे इसमें कुछ नेचुरल भी थे और कुछ सिंथेटिक भी थे, लेकिन सारे के सारे कलर चेंज करके इंडिकेट कर रहे थे एसिड और बेस को। अब मैं जो इंडिकेटर्स लिखने जा रहा हूं उसको बोलेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, मैं चलिए डेफिनेशन भी लिख दे रहा हूं। देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस which give, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूं ताकि आप आराम से इसको पढ़कर याद कर सकें, और इवन याद करने की जरूरत ही ना पड़े आपको, मैं तो कहता हूं देखें और समझ में आ जाए और अपने आप लिखें। which give one type of order in acidic medium and a different order in basic medium। These substances are called olfactory indicators। ठीक है, बहुत छोटी सी बेसिक सी डेफिनेशन लिखी हुई है। there are certain substances which give one type of order in acidic medium and a different order in basic medium। These substances are known as olfactory indicators। सीधी सी बात है बच्चों, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं एसिडिक मीडियम में उनकी ऑर्डर यानी स्मेल कुछ अलग लगेगी आपको, और जब उनको आप बेसिक मीडियम में डाल देंगे, किसी बेस में मिला देंगे, तो उनकी जो ऑर्डर है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी या गायब हो जाएगी। ठीक है, तो हम उसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहेंगे, क्योंकि उसने हमें एसिड और बेस में डिस्टिंग्विश तो करके बताई, अंतर बता दिया, किसके बेस पे, स्मेल के बेस पे। ठीक है, कलर के बेस पे नहीं। आमतौर पर अगर देखा जाए तो हमारे पास 3 ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं जो कॉमनली मिल जाते हैं हमको। एक तो क्या है, सबसे पहले तो ऑनियन है हमारे पास, प्याज। ठीक है, सबके घर पे मिल जाता है, और ये एक्सपेरिमेंट आप करके भी देख सकते हो, ऑनियन एक्सट्रैक्ट वाला मैं भी बता दूंगा कैसे करना है। दूसरा जो है वो वनीला एसेंस है, मार्केट में मिल जाएगा लेकिन घर पे शायद ना हो। और तीसरी चीज है यहाँ पर क्लोव ऑयल। ठीक है कि नहीं, चलिए अब मैं इनका स्मेल बता दूं आपको। देखो, सबसे पहले तो आप ध्यान रखो कि स्मेल कोई देखने वाली चीज तो नहीं जो मैं देखेगी, वो आपको फील करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। तो अब अनियन की जो स्मेल होती है कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, हम आराम से बता सकते हैं कि ये स्मेल प्याज की या अनियन की स्मेल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमें करना क्या है, अनियन एक्सट्रैक्ट का अगर एग्जांपल हम लें, देखिए इसके लिए आप क्या करेंगे, एक प्लास्टिक की एक छोटी सी पाउच या छोटी सी एक थैली टाइप की लें, उसमें थोड़ी सी प्याज की जो लीव्स होती हैं उसको काट के उसमें डाल दें, और उसमें एक कॉटन के कपड़े की 2-4 स्ट्रिप्स लेके उसी पैकेट में बंद कर दें, और उसको ऊपर से क्या कर दें, पाउच को बंद कर दें। ठीक है, पॉलीथीन एक छोटी सी लें, उसमें प्याज के कुछ टुकड़े डाल दें काट के, ठीक है, पीस, या फिर थोड़े से उनको क्या करें, क्रश करके डाल दें, और उसमें क्या करें, 2-3 पतली पतली कॉटन की स्ट्रिप्स डाल दें और उसको ऊपर से बंद कर दें, और उसको रात भर फ्रिज में रखा रहने दें, पैकेट को बंद करके। सुबह जब आप निकालेंगे तो तब तक क्या होगा, वो जो अनियन का जो एसेंस था, जब उसकी महक थी, जो स्मेल थी, वो उस कॉटन के क्लॉथ में एब्जॉर्ब हो गई होगी। आप उसको जरा स्मेल करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ इसमें क्या है, अनियन की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आ रही है।
अब हमें इससे टेस्ट करना है कि एसिड और बेसिक मीडियम में इसका स्मेल का क्या होता है। तो आप ध्यान रखेंगे जो अनियन एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, अनियन है, मैं इधर लिख दे रहा हूं, ठीक है, अनियन एक्सट्रैक्ट में क्या होता है, retains its smell in acidic medium but smell is lost in basic medium। जो उन कॉटन की स्ट्रिप्स में आपको स्मेल अभी फील हो रही है वो अनियन की स्मेल है, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है। ये स्मेल एसिडिक मीडियम में गायब नहीं होती है, एसिडिक मीडियम में वो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल दिखती रहती है, में मिलती रहती है, ठीक है। लेकिन अगर हमने उन्हीं कॉटन स्ट्रिप्स को किसी बेस में डाल दिया, बेसिक मीडियम में डाल दिया, तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल थी वो वहां से गायब हो जाएगी, ठीक है, लॉस्ट हो जाएगी, हम समझ जाएंगे कि वो बेस है। और ये आप एक्सपेरिमेंट घर पे करके देख सकते हो। एसिड के रूप में आप कोई भी घर पे, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कोल्ड ड्रिंक है तो कोल्ड ड्रिंक का यूज कर सकते हो, ठीक है, उसमें कार्बोनिक एसिड होता है। या फिर आप लेमन जूस का यूज कर सकते हो, ठीक है, लेमन जूस, कोई भी खट्टी चीज लेमन जूस का यूज कर सकते हो आप, इसमें भी एसिड होता है। या फिर आपके घर पे विनेगर रखा हो तो विनेगर से भी आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। यानी कि इन दोनों चीजों में एसिड होगा और जब आप वो कॉटन की स्ट्रिप में डालोगे तो स्मेल जाएगी नहीं, स्मेल आती रहेगी, ठीक है। लेकिन जब किसी बेस में डाल दोगे, बेस आप घर पे कहां से लाओगे, या तो आप सोप का सोल्यूशन ले लो, बेस के लिए सोप सोल्यूशन भी काम आ जाएगा, या फिर घर पे बेकिंग सोडा रखा हो, ठीक है, जो किचन में मिलेगा मम्मी से पूछ लीजिएगा, ठीक है, बेकिंग सोडा, इसको पानी में घोल लेना, वो भी बेसिक होता है। तो जब वो कॉटन स्ट्रिप आप इसमें डालोगे बेकिंग सोडा के सोल्यूशन में, तो अब उसका जो स्मेल है वो लॉस्ट हो जाएगी, गायब हो जाएगी। समझ में आ रही बात। सेम चीज बच्चों वनीला एसेंस के साथ भी होती है। वनीला एसेंस में जो वनीला की खुशबू होती है, आपने देखी हो, आपने मतलब फील करी होगी, जानते होंगे वनीला की स्मेल कैसी होती है, ठीक है। बहुत सारे हम लोग आइसक्रीम वगैरह बहुत सारी चीजों में वनीला का एसेंस होता है, काफी जानी पहचानी स्मेल है। तो वनीला एसेंस जो है, अगर हमने वनीला की जो स्मेल पता करनी है, अगर हमने एसिडिक मीडियम में इसको डाल दिया तो वनीला स्मेल जो है गायब नहीं होगी, वनीला एसेंस की जो स्मेल है वो वैसी की वैसी रहेगी। लेकिन बेसिक मीडियम में जब आपने इसको डाल दिया तो वो वनीला एसेंस की जो स्मेल है वो लॉस्ट हो जाएगी, गायब हो जाएगी, फिर वो स्मेल नहीं मिलेगी। आप समझ जाएंगे कि वो मीडियम कैसा है, बेसिक है, ठीक है। तीसरी बात आती है क्लोव ऑयल की। तो क्लोव ऑयल में थोड़ा सा अंतर ये है, क्लोव ऑयल क्या करेगा, डिफरेंट स्मेल देगा, ठीक है। क्लोव ऑयल में क्या, ऐसा नहीं है कि एक में परसिस्ट करेगी, रिटेन करेगी स्मेल, दूसरे में गायब हो जाएगी, इसमें गायब नहीं होती। क्लोव ऑयल यानी लौंग जो होती है ना, आपकी लौंग का जो तेल होता है, कभी कभी आपने टूथ एक में लगाया होगा, दांत में दर्द होता है तब लगा देते हैं कॉटन में, थोड़ा सा कॉटन भिगो के क्लोव ऑयल में, तो उससे थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। तो जो क्लोव ऑयल है उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है बच्चों, आप बहुत आराम से बता देंगे कि ये किसकी स्मेल है। अब अगर एसिडिक मीडियम में क्लोव ऑयल को डाला जाए, ठीक है, तो उसमें एक डिफरेंट स्मेल आने लगेगी। अब वो स्मेल कैसी होगी मैं यहाँ पे तो बता नहीं सकता, आप तो जब उसको फील करेंगे, स्मेल करेंगे, तभी पता कर सकते हैं। और जब बेसिक मीडियम में डालोगे तो एक अलग टाइप की स्मेल देगी। वो दोनों ही स्मेल जो है क्लोव ऑयल की नेचुरल स्मेल से अलग होंगी। अब पता कैसे करोगे कि ये एसिड है या बेस है, तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, देखो एक प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। पहले आप क्लोव ऑयल को एक ऐसे सॉल्यूशन में डालो जो आपको ऑलरेडी पता हो कि ये एसिड है। जब उसमें डालोगे तो उसमें से एक स्मेल आएगी, उस स्मेल को आप फील करो और उसको फीड कर लो अपने माइंड में कि ये स्मेल तब आती है जब हम क्लोव ऑयल को एसिडिक मीडियम में डालते हैं। समझ में आ रही बात। दूसरी चीज, फिर आप क्या करें, क्लोव ऑयल को किसी बेसिक मीडियम में डालें जो आपको ऑलरेडी पता हो कि ये बेस है, और उसमें जो स्मेल आए उसको भी आप यहाँ पे क्लिक कर लें बिल्कुल, और समझ जाएंगे ये स्मेल कब आती है, बेसिक मीडियम में। जब वो आपको दोनों स्मेल्स मालूम पड़ जाएंगी, बार बार आप करेंगे, फिर आप भविष्य में कभी भी क्लोव ऑयल को किसी सब्सटेंस में मिलाएंगे और उन दोनों में से कोई स्मेल आपके सामने आ जाएगी निकल के, आप समझ जाएंगे ये वो वाली स्मेल है, एसिड वाली है, बेस वाली है, और आप बता देंगे कि ये सब्सटेंस एसिड है या बेस है। समझ में आ रही बात। तो चलिए, आज का हमारा जो लेक्चर था वो इंडिकेटर्स के ऊपर बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड था। यहां से
एक तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। बेसिक आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है केमिस्ट्री की इससे बनेगी। काफी एसिड बेस चैप्टर का बेस इंडिकेटर्स ही है, यहाँ से आप पहले तो इंडिकेटर्स के बारे में जान लें। दूसरा, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अब मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, जिसमें हम एसिड्स और एसिड्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।